गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं लेसन नंबर 7 को ही कंटिन्यू करूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नेम ऑफ द लेसन इज एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। इसके 2-3 टॉपिक्स रह गए थे तो थ्योरी प्रोपोर्शन के, तो मैं आज उसको ख़त्म करवाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेसन के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स हैं: इन्वेस्टमेंट, ex ante and ex post saving and investment, and full employment and unemployment. तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। द अदर नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल फॉर्मेशन। मैं कई बार बच्चों को पूछता हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट की वो डेफिनेशन बताते हैं कि जब हम पैसे को और ज्यादा पैसे कमाने के लिए लगाते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सॉरी। तो लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट यही होता है कि जब हम पैसे कमाने के लिए लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कोई चीज में, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बट फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग। तो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? Investment refers to addition to the capital stock in an economy is called investment. एक इकोनॉमी में जो कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे टूल्स परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, या इन्वेंट्री रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है? एक इकोनॉमी में फ्यूचर में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट इज आल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। एक तरह से खर्चा ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो। एक्सपेंडिचर है इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। तो जब नई कैपिटल एसेट्स को परचेज करते हैं, उसको खरीदने के लिए पैसे खर्च करते हैं, टूल्स मशीनरी, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग एसेट्स लाइक मशीन, बिल्डिंग्स, टूल्स एंड इवन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स चेंज इन स्टॉक, रॉ मटेरियल वगैरह एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है? एक इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम 2 तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमारी जो केन्स की थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसमें हम दूसरी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जो इस चैप्टर के शुरू में जो टेबल थी कि इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था। तो पहले इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जब इन्वेस्टमेंट किसी इकोनॉमिक मोटिव से किया जाता है। इकोनॉमिक मोटिव मींस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो जब इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किया जाएगा उसको बोलेंगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक मीन्स के इनकम के हिसाब से ये घटता बढ़ता है। इट इज इनकम इलास्टिक। When income rises, induced investment also rises, and when income falls, induced investment will also fall. And generally it is made by the private sector. Profit earn करने के पर्पज से प्राइवेट सेक्टर करते हैं। तो ये इनकम अगर बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो ये कम होगा, तो इसको हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखो, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, induced investment is that investment which is made by the private sector for earning profit. समझ आ गया होगा, प्राइवेट सेक्टर करता है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से करता है। एंड इट इज इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक मतलब इट डिपेंड्स अपॉन इनकम लेवल। ठीक है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड द लेवल ऑफ इनकम। दैट इज इट इंक्रीजेस एज द लेवल ऑफ इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, एज इट इज क्लियर बाय द डायग्राम। ये एक डायग्राम भी बनाया। इस डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे इनकम लिया और वाई एक्सिस पे हमने इन्वेस्टमेंट लिया है। इनिशियल स्टेज में जब इनकम का लेवल है ओ से लेकर वाई तक, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ओ एम। ठीक है, इनकम लेवल बढ़ गया, ओ वाई से बढ़ के वाई वन हो गया, इतनी इनकम बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट भी ओ एम से बढ़ के ओ एम वन हो गया। ठीक है, ये ई पॉइंट से ई वन पॉइंट के ऊपर डायग्राम मूव कर गया, ये मूवमेंट हो गया, इससे ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ। तो इट मीन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाई दिस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज आल्सो जीरो।
Now, autonomous investment, it refers to that investment which remain constant at all level of income. ये वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के हर लेवल पे कांस्टेंट रहता है, एंड इट इज मेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर पब्लिक वेलफेयर. तो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव से गाइड नहीं होता बल्कि वेलफेयर के मोटिव से किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. वेलफेयर, इट इज इनकम इन इलास्टिक, और ये इनकम इन इलास्टिक है. इनकम इन इलास्टिक मतलब इट डज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द लेवल ऑफ इनकम. इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, दिस इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट. तो जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, एक्स एक्सिस पे इनकम लेंगे, वाई एक्सिस पे हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे. ठीक है. तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला बनेगा, ये ओएम इन्वेस्टमेंट है. चाहे इनकम का लेवल में यहां पर 0 लूं तो भी ये उतना रहेगा, इनकम का लेवल 100 लूं इस पॉइंट पे तो भी ये इतना ही रहेगा, इनकम का लेवल 200 रहे तो भी यही पॉइंट आएगा, इनकम का लेवल 300 है तो भी यही, एंड सो ऑन. इनकम लेवल 400 है तो ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वी विल गेट इन्वेस्टमेंट कर्व. तो इस केस में जो इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल बनेगा. तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट था. हम अपनी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी में, केन्जियन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में, वी स्टडी अबाउट दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. तो मोटिव पहले बेसिस है इसका, इट इज मेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट. जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है ये प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किया जाता है, और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इट इज मेड फॉर पब्लिक वेलफेयर, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट. Second, income elastic. Induced investment is income elastic. Income elastic means it depends about the income level. As the income increases, induced investment also increases and vice versa. And it is income inelastic, means it remain constant at all level of income. And third, investment curve. तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट कर्व बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, नीचे से ऊपर जाता हुआ बनेगा. ठीक है, बिकॉज एज इनकम राइजेज इन्वेस्टमेंट आल्सो राइजेज. और इसका जो स्लोप होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, बिकॉज इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम. सेक्टर, इट इज जनरली मेड बाय द प्राइवेट. अक्सर ये प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट करती है, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट फॉर पब्लिक वेलफेयर. Now, first of all, ex ante saving. It refers to that amount of saving which household plan to save at different levels in an economy. Ex ante का मीनिंग होता है बिफोर, पहले, मीन्स साल शुरू होने से पहले जो आप प्लान करते हो. तो एक्स एंटे सेविंग मीन्स कि आपने कितना सेव करने की प्लानिंग बनाई. ठीक है. तो ex ante saving refers to that part of saving which household plan to save at different levels of income in an economy. ठीक है. तो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे जो हाउस होल्ड सेक्टर प्लानिंग करते हैं, सेवर्स प्लानिंग करते हैं कि हम आने वाले साल में कितनी प्लानिंग करेंगे, उसको हम एक्स एंटे सेविंग बोलेंगे. ठीक है. एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच द फर्म्स इन्वेस्टर्स प्लान टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. तो एक्स एंटे, तो जैसे मैंने अभी बताया, एक्स एंटे मतलब प्लान, बिफोर, साल शुरू होने से पहले. तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो सारी फर्म्स, सारी कंपनीज, सारे इन्वेस्टर्स प्लानिंग बनाते हैं कि आने वाले अकाउंटिंग ईयर में हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे. ठीक है. तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि savers are different people and investors are different people. Saving is made by the household sector and investment is made by the firm sector. ठीक है. और हाउसहोल्ड सेक्टर और जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से करता है? हाउसहोल्ड सेक्टर इन्वेस्टमेंट को करता है इमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए करता है, अपनी ओल्ड एज के लिए करता है, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए करता है, हेल्थ के लिए करता है. एंड सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से. ठीक है. इक्विलिब्रियम, एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम.
एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे एक्स एंटे सेविंग इक्वल हो जाती है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जितना आपने सोचा है कि एक्स एंटे सेविंग कितनी है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट कितनी है, जरूरी तो नहीं है कि वो इक्वल हो। ठीक है, तो यही लिखा है, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट where ex ante saving and ex ante investment becomes equal to each other। तो एक इकोनॉमी में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट का, ये तीन वर्ड है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, इनको एक ही सेंस में यूज करते हैं। एक इकोनॉमी में इनकम, एम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एक्स एंटे सेविंग के इक्वल हो जाती है। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जरूरी तो नहीं है कि जितना हमने प्लान किया उतनी सेविंग हो, जरूरी तो नहीं है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, प्लान किया, उतनी इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, तो ये रीजंस हैं अब आगे, तो जिससे ये पता लगता है कि जरूरी नहीं है कि एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटे सेविंग आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। नाउ एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट मींस पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर means it is the actual level of saving after the completion of year। तो जैसे हमने पहले किया है एक्स एंटे सेविंग, तो एक्स एंटे सेविंग तो ये है कि जो आप साल शुरू होने से पहले सेविंग करने की प्लानिंग बनाते हो। जैसे हमने प्लानिंग बनाई कि एक साल में हम 5 लाख रुपए सेव करेंगे। अब एक्स पोस्ट सेविंग मतलब कि साल पूरा हो गया तो आप अपने बैलेंस को चेक किया कि एक्चुअल में कितने पैसे सेव हुए, पता लगा कि सेव हमारे सिर्फ 50,000 हुए। तो जो आपने प्लानिंग तो बनाई थी कि 5 लाख रुपए सेव करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने सेव हुए, 50,000 हुए। तो जो एक्चुअल में सेव हुए वो एक्सपोज सेविंग है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, प्लानिंग कुछ और बनाई और सेविंग कुछ और हुई, तो इसको हम एक्सपोज बोलेंगे। जो एक्चुअल सेविंग है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। तो देखो पहले एक्सपोज सेविंग, इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर एक इकोनॉमी में जो एक्चुअल में पैसे बचे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, तो इट इज कॉल्ड एक्सपोज सेविंग। और इसी तरह से कंसेप्ट आता है एक्सपोज इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। तो ये एक इकोनॉमी के अंदर एक्चुअल रियलाइज इन्वेस्टमेंट है आफ्टर इन एन इकोनॉमी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले बताया था कि जरूरी तो नहीं है कि एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा एक दूसरे के इक्वल हो, लेकिन ये जो एक्स पोस्ट सेविंग है और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। द इक्वालिटी बिटवीन द टू इज ब्रॉट बाय द फ्लक्चुएशन इन इनकम। तो ये दोनों में जो इक्वालिटी आती है वो इनकम में फ्लक्चुएशन के द्वारा आती है। ठीक है, अब इस लेसन का एक कंसेप्ट और रह गया, फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला केस आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? जनरली हम मान के चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब 100% एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स 100% एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होता। इवन जो डेवलप कंट्रीज है उनमें भी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आती। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सारे काम कर रहे हैं, जैसे बच्चे भी काम कर रहे हैं, बूढ़े भी काम कर रहे हैं, तो नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होती। Full employment means it refers to a situation when all those people who are willing and able to do work। Full employment एक ऐसी सिचुएशन है जब सारे लोग जो कि काम करने के एबल हैं, सबसे पहले तो काम करने के एबल हैं। काम करने के एबल है मतलब कि उनकी एक पर्टिकुलर एज है काम करने की। ठीक है, जैसे कह लो कि 14 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक उनकी एज है, काम करने की एबल है, एंड दे आर फिजिकली एंड मेंटली फिट टू डू वर्क। ठीक है, वो बीमार नहीं है, किसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है, एंड फिजिकली मेंटली फिट है काम करने के, एंड दे आर आल्सो विलिंग टू डू वर्क, और वो काम करना चाहते भी हैं, काम करने के लिए तैयार भी हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट मीन्स जो वेज रेट, जो सैलरी चल रही है, जितने पैसे उनको मिल रहे हैं सभी को, उसी रेट पे काम करने के लिए रेडी हैं और उनको काम मिल जाता है, तो इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है
जब वो सारे लोग जो कि काम करने के रेडी हैं, काम करने के एबल हैं और काम करने के लिए रेडी हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट और उनको काम मिल जाता है, तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो बट फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन्स 100% एम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी मैंने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि 100% सारे लोगों को काम मिला हुआ है। इवन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी जब हम बोलते हैं कि कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो उस सिचुएशन में भी दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इट रेफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग द पीरियड वेयर इन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन फॉर अदर। तो ये टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि अब इस काम को नहीं करते, इस जगह सैलरी कम मिल रही है, अब दूसरी जॉब हम सर्च करते हैं, वहां पर सैलरी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो वो एक जॉब छोड़ते हैं और दूसरी जॉब को ढूंढते हैं। इन बिटवीन उनको कुछ पीरियड के लिए बेकार बैठना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 15 डेज और 1 मंथ 2 मंथ्स काम तो मिल जाएगा, लेकिन 1-2 महीने के लिए उनको बेकार बैठना पड़ता है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेकेंड आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स इन एन इकोनॉमी ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण भी कुछ वर्कर्स जिनको मैनुअल ढंग से, पुराने ढंग से काम करना आता है, नई तरह की मशीन से काम करना नहीं आता। जैसे आजकल कंप्यूटराइजेशन हो गया, ठीक है। जैसे प्रिंटिंग बिजनेस है, जो बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं, आजकल तो सब कुछ टाइपिंग से हो गया, ऑफसेट की मशीन्स आ गई, ठीक है। तो कुछ लोग जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, मैनुअल काम उनको करना आता है। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स होती है, तो इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक। नो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, नाम से ही पता लगता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। एक इकॉनमी में इस तरह के लोग भी मिल जाएंगे जो काम ही नहीं करना चाहते, तो उनको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो क्या है, देखो, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ए पर्सन इज एबल टू डू वर्क बट ही इज नॉट विलिंग टू डू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। मतलब वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब वो सारे पीपल जो काम करने के एबल हैं, मतलब दे आर फिट फिजिकली एंड मेंटली टू डू वर्क, काम करने के एबल हैं, और बट दे आर नॉट रेडी टू डू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे 1000 रुपीज पर डे के नहीं चाहिए, मैं तो पर डे के 10,000 रुपीज लूंगा। मतलब किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई रीजन वो बना देंगे कि नहीं, मैंने काम नहीं करना, ठीक है। तो कोई ना कोई बहाने के लिए बहाना बना के वो बेकार बैठे हैं, तो उनको वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पीपल बोलेंगे। और जब हम एक इकॉनमी में नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड कितने हैं, जब उनको काउंट करेंगे, तो इस तरह के लोगों को कहीं काउंट नहीं करेंगे, इनको अनएम्प्लॉयड पीपल की लिस्ट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक, काम ही नहीं करना चाहते। जैसे कुछ स्टूडेंट भी होते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते, जितने मर्जी पेरेंट्स उनके पैसे खर्च करते हैं, उनको टीचर्स बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, फिर भी दे आर नॉट विलिंग टू डू वर्क, दे आर नॉट रेडी टू स्टडी। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सच में अनएम्प्लॉयड पीपल है। इनवॉलंटरी मतलब दीज आर दोज पीपल हु आर एबल टू डू वर्क, दे आर विलिंग टू डू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, काम करने के लिए रेडी हैं, काम करने के एबल है, काम ढूंढ रहे हैं, बट उनको काम नहीं मिलता, ठीक है। तो इसको हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। दिस इज आल्सो कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह के लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट पीपल की, अनएम्प्लॉयड पीपल की लिस्ट में हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज, आपको अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।